अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 है जी हमारे पास। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई बेसिकली इसका दूसरा नेम है वो रिसाइकलर है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डीकम्पोजिशन करवाता है, मुर्दा चीज़ों की तोड़ फोड़ करता है, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा ज़मीन में डालता है। इसी वजह से इसे रिसाइकलर किंगडम भी कहते हैं। इसकी टोटल स्पीशीज़ 1 लाख के करीब है। छोटा किंगडम नहीं है, ठीक ठाक स्पीशीज़ हैं। और कहता है जी, अगर हम अपने साथ इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो कहता है सम फंजाई आर डिलीशियस। कुछ फंजाई बहुत टेस्टी होती हैं जैसे मशरूम, मोरल्स और ट्रफल्स। सम फंजाई आर नोट्रोशियस। कुछ बदनाम हैं जैसे रस्ट और स्मट डैमेज करती हैं वीट और कॉर्न को। इसी तरीके से कुछ मेडिकल प्रोडक्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स है, वो भी एक फंजाई से हासिल हुई थी जिसका नेम था पेनिसिलियम। कहता है इसके अलावा एक फंजाई है यीस्ट, जिसे हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम अल्कोहल और ब्रेड बनाते हैं। और कहता है फंजाई और बैक्टीरिया मिल के दुनिया के 2 बड़े डिकम्पोज़र हैं जो मुर्दा चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा ज़मीन में डालते हैं ताकि दोबारा पौधों को और एनिमल को मिल सकें। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई के। फंजाई को क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम कहाँ पे रखते हैं? तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से कहता है जी, सबसे पहले हमने देखना है जी इसका कंपैरिजन विद प्लांट। तो प्लांट के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन देखें तो सिमिलैरिटी देख लेते हैं पहले। अगर प्लांट के साथ इसकी सिमिलैरिटी देखें तो पहले सिमिलैरिटी ये है कि दोनों प्लांट और फंजाई दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं और दोनों के पास सेल वाल होती है। ये आगे इनकी सिमिलैरिटी। डिफरेंस देख लें तो फंजाई की सेल वाल काइटन से बनी होती है, प्लांट की सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, दूसरों से जذब करके फूड लेता है, जबकि प्लांट ऑटोट्रॉफ है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं बेटे, हम सिमिलैरिटी भी देखते हैं, हम डिफरेंस भी देखते हैं। अगर हम देख लें कंपैरिजन एनिमल के साथ, तो कहता है जी एनिमल के साथ भी कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी देख लें तो पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के पास काइटन होता है। वो अलग बात है कि काइटन होता अलग अलग जगह पे है। फंजाई की सेल वाल में होता है और एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है इंसेक्ट की बॉडी पर जो शेल होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और दोनों ही हेटरोट्रॉफ होते हैं। अगर हम डिफरेंस देख लें तो कहता है फंजाई के पास सेल वाल होती है, एनिमल के पास नहीं होती। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, दूसरों से जज़ब करके फूड लेता है। एनिमल्स इंजस्टिव हेटरोट्रॉफ है। इंजस्टिव हेटरोट्रॉफ है मतलब दूसरों से निकल करके फूड लेते हैं। और कहता है जी फंजाई नॉन मोटाइल होता है, एनिमल्स मोटाइल होते हैं। फंजाई के पास सेंटीरोल नहीं होता, एनिमल के पास सेंटीरोल होता है। सेंटीरोल उस ऑर्गेनेली को कहते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। कहता है अगर हम डीएनए टेस्ट की बेस पे देखें, डीएनए सीक्वेंस टेस्ट की बेस पे देखें, तो फिर तो हमें पता चलता है कि फंजाई बिल्कुल एक अलग ग्रुप है। ठीक है, फंजाई का कोई सिमिलरिटी नहीं है किसी के साथ। अगर न्यूक्लियर माइटोसिस एक फंजाई का एक करेक्टर है जो सिर्फ फंजाई में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ये सिर्फ फंजाई में पाई जाती है। आम माइटोसिस बेटा जो होती है ना, आम माइटोसिस, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, क्रोमोसोम सेंटर में आते हैं, क्रोमोसोम अलग-अलग हो जाते हैं और फिर सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। ये एक आम माइटोसिस में होता है, लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं टूटती, यानी न्यूक्लियर इन्वेल्प ब्रेक नहीं होती। जो क्रोमोसोम हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। और कहता है जी स्पिंडल फाइबर्स जो धागे होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। और कहता है बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दरमियान से पिंच करती है और न्यूक्लियस कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 में। यानी आम माइटोसिस में सेल 2 में डिवाइड होता है, लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस में सिर्फ न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है। कहता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बॉडी ऑफ फंजाई। कहता है द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। फंजाई की बॉडी को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में माइसीलियम कहते हैं। द बॉडी ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। कहता है फंजाई की बॉडी धागों जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है जिन्हें हाइफी कहते हैं। ठीक है, फंजाई की बॉडी धागों की तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है जिन्हें हाइफी कहते हैं। हाइफी की टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप होती है ए सेप्टेट या सीनोसाइटिक हाइफी। कहता है द हाइफी विदाउट क्रॉस वाल और सेप्टा। जिस हाइफी के अंदर दरमियान दीवारें नहीं होती उस हाइफी को कहते हैं जी ए सेप्टेट। ए का मतलब होता है नॉट, सेप्टेट का मतलब होता है सेप्टा। जिस हाइफी के अंदर, जिन धागों के अंदर छोटी छोटी दीवारें नहीं पाई जाती हैं उसको कहते हैं ए सेप्टेट हाइफी, क्योंकि दीवारें नहीं होती, सारे न्यूक्लियस इकट्ठे होते हैं तो इसे कहते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और दीवारें ना होने से साइटोप्लाज्म अच्छे तरीके से मूव करता है। सेप्टेट हाइफी के बारे में कहता है द हाइफी विच हैव क्रॉस वाल। जिन हाइफी के अंदर छोटी छोटी क्रॉस वाल्स मौजूद होती हैं उन्हें कहते हैं जी सेप्टेट हाइफी। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दरमियान में क्रॉस वाल मौजूद हैं जिसे सेप्टा कहते हैं, और हर सेप्टा के अंदर एक सुराख भी होता है ताकि चीज़ों का ट्रांसफ़र हो सके। सेप्टेट हाइफी की बेटा फर्दर 2 टाइप आ जाती हैं। सेप्टेट हाइफी हैज़ फर्दर 2 टाइप्स, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। अगर हर सेप्टा के बाद एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो ऐसे हाइफी को कहते हैं मोनोकैरियोटिक। और अगर हर सेप्टा के बाद 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सेप्टेट हाइफी कंटेन 2 न्यूक्लियस आफ्टर ईच सेप्टा। अगर हर सेप्टा के बाद 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो ऐसे हाइफी को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईपी। कहता है ऑल द कम्प्लेक्स फंजाई वो ऑब्जर्व टूडे। कहता है हम जितनी भी आजकल की कम्प्लेक्स फंजाई को देखते हैं जैसे कि मशरूम, वो सारे के सारे इन्हीं हाइफी के गुच्छों से बनी होती है।
कहता है द हाइफी ऑफ फंजाई ग्रो एट वेरी फास्ट रेट। जो फंजाई के हाइफी है ना वो बड़ी स्पीड से ग्रो करते हैं। कितनी स्पीड से ग्रो करते हैं एक एग्जांपल देता है। कहता है आर्मिलेरिया जो कि एक पैथोजेनिक फंजाई है। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो बीमारी काज करती है। इट्स हाइफी ग्रो अ किलोमीटर अ डे। कहता है इसके हाइफी इतने तेज़ी से ग्रो करते हैं कि एक दिन में 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। इसके हाइफी की ग्रोइंग स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो एक दिन में 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। और जब ये मुकम्मल ग्रो कर, आप ये समझ लें कि एक दिन में 42 दिन के अंदर ये चिश्तियाँ से भावनगर तक ये फैल सकती है। जब ये मुकम्मल बड़ी हो जाती है तो इतनी बड़ी हो जाती है कि ये तो कई शहरों में नहीं आती। तो फिर कहता है जब ये मुकम्मल बड़ी हो जाती है ना तो फिर ये इकट्ठी गुच्छे की फॉर्म में इकट्ठी होने लग जाती है। लेकिन इसका जो गुच्छा यानी सर्कुलर क्लोन भी होता है वो भी कम अज़ कम 15 हेक्टर यानी 15 एकड़ का एरिया ऑक्यूपाई करता है। और 1 एकड़ 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा न्यूट्रिशन इन फंजाई के। फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो अगर फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन देख ले तो कहता है सारी फंजाई ही अपनी न्यूट्रिशन के लिहाज से हेट्रोट्रॉफ हैं। ये तो बात एक क्लियर है कि सारी फंजाई अपनी न्यूट्रिशन के लिहाज से क्या होती हैं जी, हेट्रोट्रॉफ होती हैं। लेकिन हमने फंजाई को न्यूट्रिशन की बेस पे मज़ीद डिवाइड कर दिया है। पहली है जी सेप्रोफाइटिक फंजाई। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहाँ पर भी सेप्रोफाइट का वर्ड आ जाए अंडरस्टूड रखें कि ये चीज़ डेड मैटर पे डिपेंड करेगी। तो कहता है सेप्रोफाइटिक फंजाई डिपेंड्स अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइटिक फंजाई ज़मीन में मौजूद डेड चीज़ों पे डिपेंड करती है। कहता है होता क्या है जी, सेप्रोफाइटिक फंजाई एक डायग्राम में दिखाई गई है। एक सेप्रोफाइटिक फंजाई, इसके पास रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर हैं जिन्हें राइजाइड्स कहते हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई के पास रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर हैं जिन्हें राइजाइड्स कहते हैं। कहता है सेप्रोफाइटिक फंजाई अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज़ करती है और ये एंजाइम इतने पावरफुल होते हैं दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज और लिग्निन। बेटा हम ना प्लांट सेल को सबसे स्ट्रांग मानते हैं क्योंकि उसकी सेल वाल में सेलुलोज और लिग्निन होता है। लेकिन कहता है फंजाई के एंजाइम इतने पावरफुल हैं कि वो प्लांट सेल वाल की सेलुलोज और लिग्निन तक को तोड़ देते हैं। तो सेप्रोफाइटिक फंजाई अपनी बॉडी में से एंजाइम रिलीज़ करती है जिससे किस पर रिलीज़ करती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, जिससे डेड ऑर्गेनिक मैटर सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है और सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को या सिंपल मैटर को ये अपनी राइजाइड की मदद से जज़ब कर लेती है। तो कहता है सेप्रोफाइटिक फंजाई हैज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर। सेप्रोफाइटिक फंजाई के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई रिलीज एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज और लिग्निन। कहता है ये वो एंजाइम रिलीज करती है जिससे सेलुलोज और लिग्निन तक को तोड़ा जा सकता है। दीज एंजाइम कन्वर्ट कम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल वंस। इससे डेड ऑर्गेनिक मैटर सिंपल हो जाता है। दीज सिंपल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय सेप्रोफाइटिक फंजाई विद द हेल्प ऑफ राइजाइड्स। कहता है इन सब्सटेंस को सेप्रोफाइटिक फंजाई अपने राइजाइड की मदद से जज़ब कर लेती है। और एक बात और याद रखें, फंजाई का अटैक तो अच्छा है ही लेकिन फंजाई का डिफेंस यानी बचाव भी बहुत अच्छा है। कहता है कहता है अगर हम देखें बेटे तो कहता है द काइटन इन देयर सेल वाल इज़ मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स डिके। इनकी सेल वाल में, फंजाई की सेल वाल में जो काइटन पाया जाता है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होता जिसकी वजह से फंजाई स्ट्रांग रहती है। सेप्रोफाइटिक फंजाई हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेप्रोफाइटिक फंजाई और सेप्रोबिक बैक्टीरिया दुनिया के दो बड़े डीकम्पोजर हैं जो मुर्दा चीज़ों की तोड़फोड़ करते हैं। और मुर्दा चीज़ों की तोड़फोड़ करने से ही दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस। कहते हैं यही वजह है कि जब ये मुर्दा चीज़ों को तोड़ते हैं तो न्यूट्रिएंट ज़मीन में जाते हैं, ज़मीन में दोबारा पौधों को मिलते हैं, पौधों से दोबारा एनिमल को मिलते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है पैरासिटिक फंजाई। कहता है दीज आर द फंजाई विच डिपेंड ऑन देयर होस्ट। कहता है पैरासिटिक फंजाई वो होता है जो अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। आगे एक डेफिनेशन आ जाती है हिस्टोरिया। कहता है पैरासिटिक फंजाई है स्पेशल हाइफल टिप्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट, सच हाइफल टिप्स आर कॉल्ड हिस्टोरिया। कहता है ये देखें ये पैरासिटिक फंजाई है, अपने होस्ट से जज़ब फूड जज़ब करने के लिए ना इसके हाइफी के ऊपर एक नीडल सी बनी हुई है। उस नीडल को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कहते हैं हिस्टोरिया। जिस तरह आप ब्लड टेस्ट करवाएं ना तो बॉडी से ब्लड निकालने के लिए उस सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये अपनी सिरिंज यानी हिस्टोरिया अपने होस्ट की बॉडी में एंटर कर देती है और वहाँ से न्यूट्रिशन खींचती रहती है। पैरासिटिक फंजाई की दो टाइप होती हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई उसे कहते हैं जो हमेशा ही अपने होस्ट पे डिपेंड करती है। फैकल्टेटिव वो कहते हैं जिसे कहते हैं जो चाहे तो अपने होस्ट से ज़्यादा न भी रह सकती है। दे कैन नॉट बी ग्रोन। ऑब्लिगेट अपने होस्ट पे ही हमेशा डिपेंड करेगी, लैब तक में ग्रो नहीं करती। जबकि फैकल्टेटिव अगर होस्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी और मीडियम पर भी ग्रो कर लेती है। ऑब्लिगेट वर्ड ओबीडियंट से निकला है जिसका मतलब होता है फरमाबरदार। तो कहता है ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई जो है ना वो अगर चाहे भी ना तो आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं ग्रो कर सकती। वो हमेशा अपने होस्ट पे ग्रो करेगी, अपनी होस्ट की फर्मा बरदार है, ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर होस्ट। फैकल्टेटिव अगर चाहे तो होस्ट पे भी ग्रो कर सकती है और होस्ट के अलावा भी रह सकती है। दोनों की एग्जांपल देख लें तो ऑब्लिगेट की एग्जांपल आ जाती है रस्ट एंड मिल्ड्यूज और फैकल्टेटिव की एग्जांपल आ जाती है आर्मिलेरिया। उसके बाद आ जाता है प्रीडेटर फंजाई। दिस टाइप ऑफ फंजाई विच प्रे अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। कहता है जी ये वो फंजाई है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करती है, जैसे ऑस्टर मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम प्ल्यूरोटस ऑस्ट्रिएटस है। ये 95% टाइम कार्निवोर रहती है। कहता है इट प्रे अपॉन नीमाटोड टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ये एक नीमाटोड कहते हैं वर्म्स को, कीड़ों को। ये नीमाटोड का शिकार करती है ताकि अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके।
और कई बार लकड़ी को भी तोड़ती है ताकि अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। आर्थ्रोबोट्रायस एक और फंजाई है शिकार करने वाली। ये भी नीमाटोड का ही कीड़ों का शिकार करती है, लेकिन इसका शिकार करने का मेथड अलग है। ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग यानी रिंग बना के शिकार करती है, जिस तरह फांसी का फंदा नहीं होता, ऐसा फंदा बना के शिकार करती है। नंबर 4 पे आ जाता है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। कहता है कुछ फंजाई म्यूचुअलिस्टिक यानी फ़ायदे के ताल्लुक भी बनाते हैं न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। जैसे एक फ़ायदे का ताल्लुक है लाइकन। कहता है इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एलजी और साइनोबैक्टीरिया। कहता है इस ये ताल्लुक है फ़ायदे का फंजाई, और एक पार्टनर फंजाई है और दूसरा पार्टनर या तो एलजी होता है या साइनोबैक्टीरिया होता है। कहता है एस्कोमाइसीड्स एंड ड्यूट्रोमाइसीड्स फॉर्म लाइकन एसोसिएशन। कहता है फंजाई के 4 बड़े ग्रुप्स में से ना 2 ग्रुप्स एस्कोमाइसीड और ड्यूट्रोमाइसीड्स तो इस ताल्लुक को बनाते हैं, लेकिन तीसरा ग्रुप बेसिडियोमाइसीड्स इसको बहुत कम बनाता है। कितना कम बनाता है? 20 आउट ऑफ 15,000 स्पीशीज़। यानी बेसिडियोमाइसीड जो फंजाई का ग्रुप है ना, इसकी सिर्फ 20 स्पीशीज़ इस ताल्लुक को बनाती हैं, जबकि एस्कोमाइसीड्स और ड्यूट्रोमाइसीड्स ज़्यादातर इस ताल्लुक को बनाते हैं। कहता है अगर हम लाइकन को देखें ना, जो फंजाई और एलजी का कॉम्बिनेशन है, तो लाइकन के बाहर वाला हिस्सा फंजाई का होता है और अंदर वाला हिस्सा एलजी का होता है। होता क्या है, एलजी क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो फंजाई को कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिशन दे देता है, और फंजाई क्योंकि दुनिया का बेस्ट प्रोटेक्टर है तो ये एलजी को प्रोटेक्शन दे देता है। लाइकन के हमें भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि लाइकन के पास एलजी की फार्म में दुनिया की बेस्ट फूड है और फंजाई की फार्म में दुनिया की बेस्ट प्रोटेक्शन है। तो कहता है जी अगर हम इसे देखें तो लाइकन ऐसी चट्टान पे भी ग्रो कर सकता है। बेयर रॉक का मतलब होता है साफ़ चट्टान, जहाँ पर दूसरी कोई चीज़ ग्रो नहीं कर सकती। और कहता है दे आर गुड बायो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी एज दे इंडिकेट एयर पोल्यूशन। अगर हवा में पोल्यूशन आ जाए ना तो लाइकन अपना कलर बदल लेते हैं। लाइकन का अपने कलर को चेंज करना हमें ये इंडिकेट करता है कि हवा ख़राब हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद आगे एसोसिएशन है माइकोराइजा। माइकोराइजा फ़ायदे का ताल्लुक होता है फंजाई के दरमियान, और दूसरा रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट कहते हैं उन पौधों को जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। दुनिया के तकरीबन 95% वेस्कुलर प्लांट इस ताल्लुक को रखते हैं और इसकी वजह से अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। ये ताल्लुक है फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट के दरमियान। वेस्कुलर प्लांट कहता है जी क्योंकि बड़े पौधे हैं तो फंजाई को न्यूट्रिशन दे देते हैं, और फंजाई के हाइफी क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा गहराई में होते हैं तो हाइफी ऑफ फंजाई प्रोवाइड मिनरल्स सच एज फास्फोरस कॉपर एंड जिंक टू वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट क्योंकि बड़े पौधे हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो हाइफी ऑफ फंजाई को क्या दे देते हैं? न्यूट्रिशन, और बदले में हाइफी ऑफ फंजाई ज़मीन से मिनरल जज़ब करके जैसे फास्फोरस कॉपर और जिंक वो वेस्कुलर प्लांट को दे देते हैं। माइकोराइजा की 2 टाइप हैं, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। बेटा अगर इस डायग्राम में मैं ज़रा क्लोज करके देखूँगा, अगर अगर हाइफी ऑफ फंजाई प्लांट की रूट्स के अंदर सेल्स में एंटर हो जाएं, प्लांट की रूट्स के सेल्स में एंटर हो जाएं और एंटर होके क्वाइलिंग, बडिंग या स्वेलिंग या ब्रांचेस बना दें। अगर हाइफी ऑफ फंजाई प्लांट की रूट्स में दाखिल हो जाएं और एंटर होके क्वाइलिंग, ब्रांचेस या स्वेलिंग बना दें तो इस चीज़ को कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। और अगर हाइफी ऑफ फंजाई प्लांट रूट्स के सेल्स में दाखिल ना हो, बस उनकी सेल वाल के साथ साथ चलते रहें, बस सिर्फ सेल वाल के साथ साथ चलते रहें, तो ऐसे माइकोराइजा को कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। तो कहता है एंडो देख लेते हैं। पहले कहता है द हाइफी ऑफ फंजाई पेनिट्रेट द आउटर सेल्स ऑफ रूट। अगर हाइफी ऑफ फंजाई आउटर सेल्स ऑफ रूट पे दाखिल हो जाए टू फॉर्म कॉइलिंग, स्वेलिंग एंड ब्रांचेस, और एंटर होके कॉइलिंग, स्वेलिंग या ब्रांचेस बना दें तो ऐसे माइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा होता है। लेकिन अगर द हाइफी ऑफ फंजाई डू नॉट पेनिट्रेट, लेकिन अगर हाइफी ऑफ फंजाई पेनिट्रेट ना करें रूट के सेल्स को बट कंटिन्यू अलॉन्ग सेल वाल, लेकिन सेल वाल के साथ साथ चलते रहें, तो ऐसी माइकोराइजा को हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। अगर तो वो सेल्स में दाखिल हो गए तो एंडो, और अगर दाखिल ना हुए सिर्फ सेल वाल के साथ साथ चलते रहे तो फिर एक्टो। कहता है फंजाई की ना कुछ अडेप्टेशन है जिसकी वजह से फंजाई दुनिया में बहुत कामयाब है। कहता है फंजाई वैसे तो हर जगह मिलती है, लेकिन ज़्यादा अबंडेंट वहाँ होती है जहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है। फंजाई कैन टॉलरेट द पीएच। फंजाई पीएच को बर्दाश्त कर सकती है 2 से लेकर 9 तक। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है बेटा। आम जानदार इवन इंसान को ले लें, इंसान के ब्लड की पीएच होती है 7.45, और अगर इससे थोड़ी भी आगे पीछे हो जाए ना, 7.6 हो जाए, 7.7, तो इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन फंजाई को पॉइंट्स में छोड़ो, फंजाई तो नंबर्स में पीएच को बर्दाश्त कर लेती है 2 से 9 तक। फंजाई -5 टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकती है और +50 भी। और फंजाई हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग को भी बर्दाश्त कर सकती है, जैसे जैम और जेलीज़। बेटा जैम, जेलीज़, अचार में क्योंकि नमक और शुगर ज़्यादा होती है ना, तो अगर कोई बैक्टीरिया इन पर अटैक करे तो ये बैक्टीरिया की बॉडी से पानी खींच लेती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ऐसी सराउंडिंग जिसमें शुगर साल्ट ज़्यादा हो, ऐसी सराउंडिंग को कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग। बैक्टीरिया वगैरह ऐसी सराउंडिंग पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी सराउंडिंग बैक्टीरिया की बॉडी से पानी को खींच लेती हैं, लेकिन फंजाई इतनी ढीठ है कि ये सराउंडिंग को भी बर्दाश्त कर लेती है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई।